बताइए नाम कैसे बाहर लिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद नीरज सर पे। सभी लोग क्लास से जल्दी से जुड़ेंगे। आज हमारा जो है 50 क्वेश्चंस का सेकंड प्रैक्टिस सेट है एग्रोनॉमी का। ठीक है, इससे पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट खत्म किया हुआ है, एक सॉइल साइंस का खत्म किया है। आज जो है हमारा दूसरा जो है एग्रोनॉमी का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, चलिए तो सभी लोग लाइव जुड़ेंगे जल्दी से और क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सभी लोग जो है सुमेलित करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ हल्का सा इंप्रूव कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे ट्राइफिनाइल टेट्राक्लोराइड लिख लेंगे। ठीक है, टेट्राक्लोराइड और यहाँ पर इंडोल लिख लेंगे। चलिए सभी लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से कि क्या इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सुमेलित करिए, सभी लोग जल्दी से सुमेलित करेंगे और सभी लोग क्लास से जल्दी से जुड़ेंगे। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड का हम किसमें प्रयोग करते हैं? 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राक्लोराइड का हम किसमें प्रयोग करते हैं? थायोयूरिया का हम किसमें प्रयोग करते हैं? और इंडोल एसिटिक एसिड का किसमें हम प्रयोग करते हैं? चलिए, क्योंकि चारों का यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर मैच करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोगों ने आलू थायोयूरिया का पढ़ा होगा, आलू में थायोयूरिया के लिए जो है, ठीक है, तो आप सुसुप्तावस्था इससे मिलाएंगे। ठीक है, अधिकतर लोगों ने इसे पढ़ा होगा। ठीक है, इसीलिए हम थोड़ा सा इजी वे में लेकर चल रहे हैं कि जो है सभी लोग मैच कर पाए। ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड किसमें आपका जर्मिनेशन में सबसे बढ़िया माना जाता है। ठीक है, तो आप बीज अंकुरण में लगाएंगे। ठीक है, ट्राइफेनाइल टेट्राक्लोराइड, और ये याद भी रखेंगे 235। ठीक है, 235 नंबर याद भी रखेंगे। ट्राइफेनाइल टेट्राक्लोराइड किसमें यूज करते हैं? जीवन क्षमता में। ठीक है, जीवन क्षमता में यूज करते हैं, जबकि कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग जो है बीज दीर्घायु के लिए करते हैं। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड का बीज दीर्घायु में। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? 4। तो फर्स्ट का 4 यहाँ है, ये दोनों हमारे ऑप्शन नहीं हो सकते। ठीक है, इसके बाद बी का थर्ड है, तो बी का थर्ड यहाँ भी है। सी का सेकेंड यहाँ है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तंबाकू की फसल में निम्नलिखित क्रियाओं का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है कि कौन सी क्रियाएं सबसे पहले की जाती हैं, इनको रखना है। ठीक है, टॉपिंग, डीसकरिंग, प्राइमिंग। ठीक है, यहाँ प्राइमिंग करेंगे, डीसकरिंग, ठीक है, टॉपिंग या प्राइमिंग। इसी तरीके से प्राइमिंग, डीसकरिंग, टॉपिंग, प्राइमिंग, टॉपिंग, डीसकरिंग, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? टॉपिंग करते हैं। क्या करते हैं? टॉपिंग करते हैं। उसके बाद जो है हम डीसकरिंग करते हैं और लास्ट में हम प्राइमिंग करते हैं। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये आप कालक्रम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कालक्रम है, पूछा जाता है। ठीक है, प्रोटीन की मात्रा का मिलान करना है। ठीक है, प्रोटीन की मात्रा का मिलान करना है कि हमारी कौन सी फसल में कितनी कितनी प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, आपको इसका मिलान करना है। चलिए सभी लोग मिलान करेंगे कि अरहर में कितनी पाई जाती है, लोबिया में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है, उड़द में कितनी पाई जाती है और मूंगफली में। ठीक है, क्योंकि हमारी दलहनी फसलों से प्रोटीन की मात्रा पूछी जा सकती है। ठीक है, तो चलिए अरहर को मिलाते हैं। अरहर में कितनी पाई जाती है? तो 20 से 21। ठीक है, 20 से 21% अरहर में पाई जाती है। लोबिया की बात करें तो लोबिया में 30% पाई जाती है। ठीक है, उड़द की बात करें तो उड़द में जो है 24% पाई जाती है, और जबकि मूंगफली की बात करें तो 26% पाई जाती है। ठीक है, तो इसके अनुसार हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का सेकेंड
1 सेकेंड यहाँ है केवल, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये जो है प्रोटीन की कंटेंट वैल्यू याद रखिएगा सभी लोग। ठीक है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च साउथ एशिया रीजनल सेंटर आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा, साउथ एशिया रीजनल सेंटर बताना है आपको, साउथ एशिया रीजनल सेंटर। सभी लोग जल्दी से इसका आंसर देंगे, कौन कहां पर है इसका आंसर सभी लोग जल्दी से बताएंगे। सभी लोग आंसर भी देते रहेंगे साथ साथ में। ठीक है, ऑप्शन सी सभी का आ रहा है, किसी का बी आ रहा है। चलिए सभी लोग जल्दी से आंसर इसका बताएंगे। साउथ एशिया, आप देखिए अच्छे से क्वेश्चन को जो है समझिए। इंटरनेशनल राइस रिसर्च साउथ एशिया रीजनल सेंटर आपको बताना है। तो साउथ एशिया रीजनल सेंटर जो है हमारा कहां पर है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। जबकि हैदराबाद की बात करें तो यहाँ DRR, ठीक है, एक सेकेंड वेट करिएगा। चलिए अब वॉइस आ रही होगी, अब सभी को वॉइस आ रही होगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, कटक उड़ीसा। कटक उड़ीसा में हमारा क्या है, CRRI, CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, हमारा केंद्रीय, केंद्रीय हमारा कहां पर है, कटक उड़ीसा में है। ठीक है, केंद्रीय हमारा कहां है, कटक उड़ीसा में है। विदितापुर उड़ीसा में हमारा कौन सा है, NRRI। ठीक है, जिसे हम नेरी कहते हैं, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, NRRI हमारा कहां पर है, विदितापुर उड़ीसा। ठीक है, इसके अलावा आप IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या बताएंगे, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है हमारा, मनीला फिलीपींस। कहां पर है, मनीला फिलीपींस। ठीक है, चलिए हमारे सारे जो है सेंटर यहाँ कवर हो गए राइस के। ठीक है, ये जितने भी सेंटर हमारे हैं राइस के, अब इससे बाहर राइस के सेंटर नहीं है, तो यहाँ पे हमारे सारे राइस के सेंटर कवर हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, धान में हलिंग परसेंटेज कितना पाया जाता है। ठीक है, मिलिंग परसेंटेज भी बताएंगे, आपको पॉलिशिंग परसेंटेज भी बताएंगे, और बायोलॉजिकल वैल्यू भी बताएंगे इसमें कितनी पाई जाती है। ठीक है, आपको सबसे पहले बताना है हलिंग परसेंटेज। ऑप्शन सी आ रहा है जी, बिल्कुल सही ऑप्शन आ रहा है, 60 से 67%। ठीक है, अगर आपको 75 भी ऑप्शन में मिलता है, कहीं कहीं 70 से 75 भी ऑप्शन में अगर आ जाता है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट जो है 67% पाया जाता है। ठीक है, अगर हम 60 की बात करें तो मिलिंग, 60% पे क्या होती है, मिलिंग। ठीक है, अगर हम 63% की बात करें तो बायोलॉजिकल वैल्यू। ठीक है, बायोलॉजिकल वैल्यू या जैविक मान कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल वैल्यू। अगर 2% की बात करें तो पॉलिशिंग। ठीक है, ठीक है, पॉलिशिंग की जाती है 2%। तो इन सभी का वैल्यू याद रखेंगे कि पॉलिशिंग का कितना होता है, 2% होता है, मिलिंग का कितना होता है, 60% होता है। ठीक है, 63 क्या होती है, बायोलॉजिकल वैल्यू होती है, और एग्जैक्ट जो है 66 से 67 क्या होती है, हलिंग परसेंटेज होता है। ठीक है, तो सभी लोग याद रखेंगे। चलिए, गेहूं का परीक्षण भार बताना है आपको कितना होता है, टेस्ट वेट बताना है गेहूं का। ठीक है, टेस्ट वेट। चलिए बताइए सभी लोग, 21 ग्राम, 25 ग्राम, 40 ग्राम, 250 ग्राम। सभी लोग आंसर करेंगे, जितने लोग भी प्रेजेंट हैं वो सभी लोग आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए
हमको बताना है गेहूं का, तो गेहूं का कितना होता है 40 ग्राम। ठीक है, कुछ लोग ऑप्शन डी दे रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जो है मनीष कुमार तिवारी जी, ऑप्शन ए नहीं होगा। ए किसका होता है, हमारा बासमती धान का होता है। किसका होता है, बासमती धान। ठीक है, 21 ग्राम किसका होता है, बासमती धान का होता है। 25 ग्राम किसका होता है, सामान्य धान का। ठीक है, सामान्य धान का। अगर हम 40 ग्राम बात करें तो गेहूं का। ठीक है, इसी तरह अगर गेहूं के मामा का पूछता है, किसका, गेहूं का मामा, जिसे हम नकलची खरपतवार कहते हैं, कितना होता है 2 ग्राम। ठीक है, नकलची खरपतवार पूछता है गेहूं का मामा। ठीक है, कितना 2 ग्राम। 250 ग्राम किसका होता है, मक्का का होता है। किसका होता है, मक्का का होता है। ठीक है, अगर गेहूं में पूछता है कि जो है आपत्तिजनक खरपतवार क्या है, तो आप क्या बताएंगे, हिरनखुरी। क्या बताएंगे, हिरनखुरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपत्तिजनक खरपतवार, कॉन्वोलस अर्वेंसिस। ठीक है, आपत्तिजनक खरपतवार क्या है गेहूं का, हिरनखुरी। ठीक है, चलिए, गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था की खोज किसने की थी। आपको सीआरआई स्टेज बतानी है किसने की खोज की है। आर.एल. भारद्वाज ने की है, मित्रा ने साहब ने की है, या जेटी निधन ने की है, या केसी मेहता ने की है। आपको क्या बताना है, गेहूं में सीआरआई स्टेज किसने डेवलप की है। ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए, सभी लोग बताएंगे, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। किसने की है, भारद्वाज ने जो है गेहूं में सीआरआई स्टेज बताई है। कितनी बताई है, 21 दिन पर जो है हम करते हैं बुआई के 21 दिन बाद, डे आफ्टर सोइंग। ठीक है, इसके बाद भी हमारी कई स्टेजेस आती हैं, उन पर जो है हम करते हैं। ठीक है, लेट ज्वाइंटिंग स्टेज और भी आती है, टिलरिंग स्टेज, लेट ज्वाइंटिंग स्टेज। ठीक है, डफ स्टेज, इन सभी पे जो है फ्लावरिंग एंड मिल्किंग एंड डफ स्टेज। ठीक है, इन सभी पे जो है हम अलग अलग स्टेजेस पे करते हैं। मित्रा साहब ने क्या बताया है, तो करनाल बंट रोग के बारे में बताया है। ठीक है, जिसे हम गेहूं का कैंसर भी कहते हैं। अगर हम बात करें जेटी निधन ने क्या बताया है, तो ईयर कॉकल डिजीज के बारे में बताया है। ठीक है, ईयर कॉकल डिजीज के बारे में बताया है। केसी मेहता की बात करें तो फादर ऑफ रस्ट कहा जाता है। ठीक है, इंडियन फादर ऑफ रस्ट किसे कहा जाता है, तो केसी मेहता को कहा जाता है। ठीक है, चलिए, कपास का चित्तीदार सूढ़ी का कारक है। ठीक है, चित्तीदार सूढ़ी का कारक बताना है आपको कौन सा है। सभी के कपास में 3 प्रकार के बॉलवर्म लग जाते हैं। कितने प्रकार के लग जाते हैं, 3 प्रकार के बॉलवर्म लग जाते हैं, और यही 3 प्रकार के बॉलवर्म जो है कपास की फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, चित्तीदार सूढ़ी का इरियास इंसुलेन्ना। क्या हो जाएगा, इरियास इंसुलेन्ना। इसे हम क्या कहते हैं, स्पॉटेड बॉलवर्म। क्या कहते हैं, स्पॉटेड बॉलवर्म। ठीक है, चित्तीदार सूढ़ी का कहते हैं। इसी तरह हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, आर्मीजेरा। ठीक है, आर्मीजेरा है ये किसका है, अमेरिकन बॉलवर्म। ठीक है, अमेरिकन बॉलवर्म। इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो है मल के साथ जो है क्या हो जाते हैं, गोलाकार धब्बे बन जाते हैं। ठीक है, मल के साथ जो है गोलाकार धब्बे बन जाते हैं। पेक्टिनोफोरा गॉसिपिल्ला किसका है, तो ये पिंक बॉलवर्म का है। किसका है, पिंक बॉलवर्म। ठीक है, पिंक बॉलवर्म। बोमेशिया टेबेसाई किसका है, तो सफेद मक्खी का। ठीक है, सफेद मक्खी। चलिए, ये सभी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अनाजों की रानी किसे कहते हैं। ठीक है, सभी लोग जल्दी से आंसर देंगे, जितने लोग भी हैं सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर देंगे। ठीक है,
जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, मक्का को हम और किन किन नामों से जानते हैं, तो ड्रोसोफिला प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रोसोफिला प्लांट। ठीक है, ड्रोसोफिला प्लांट भी कहते हैं। और किस नाम से जानते हैं मक्का को? तो नॉन टिलरिंग प्लांट, नॉन टिलरिंग प्लांट। ठीक है, और किस नाम से जानते हैं? अमेरिका की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, अमेरिका के रीढ़ की हड्डी। ठीक है, रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या जानते हैं? उत्पादन के कारण इसे अद्भुत फसल कहा जाता है, उत्पादन के कारण। ठीक है, अद्भुत फसल। ठीक है, मिरेकल राइस कहा जाता है, कब? उत्पादन के कारण। ठीक है, उत्पादन के कारण इसे क्या कहा जाता है? मिरेकल राइस कहा जाता है। तो इतने सारे नाम हैं, इनको आप याद करिएगा। गेहूं को क्या कहते हैं? अनाजों का राजा, अनाजों का राजा। ठीक है, चना को क्या हम कहते हैं? दलहन का राजा। ठीक है, दलहन का राजा। ठीक है, मटर को क्या कहते हैं हम? दलहन की रानी। ठीक है, इसके अलावा और भी हम देख लें, अगर फलों का राजा पूछ लेता है आपसे, फलों का राजा, तो आप क्या बताएंगे? आम। ठीक है, अगर फलों की रानी पूछ ले आपसे तो क्या बताएंगे? ठीक है, फलों की रानी, तो आप क्या बताएंगे? मैंगो स्ट्रीन या लीची भी कहते हैं। ठीक है, मैंगो स्ट्रीन या लीची। ठीक है, या लीची, इसी का दूसरा नाम क्या है? लीची। ठीक है, इसी तरह तिलहन का राजा पूछ लिया जाए आपसे, तिलहन का राजा, तो आप क्या बताएंगे? मूंगफली। क्या बताएंगे? मूंगफली। ठीक है, मूंगफली। चलिए, इसके अलावा तिलहन की रानी आपसे पूछ ली जाए, ठीक है, तिलहन की रानी, तो आप क्या बताएंगे? तिल को बताएंगे। ठीक है, किसको बताएंगे? तिल को बताएंगे। ठीक है, तिल। इसी तरह बहुत सारे हैं, इन सभी को हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इन सभी को एक एक बार नोट कर लीजिएगा, और खासकर मक्का वाले, ये जो हमारे ड्रोसोफिला प्लांट, मक्का के सारे नाम याद रखिएगा। ठीक है, मक्का के सारे नाम याद रखिएगा, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी लोग जो है, पीडीएफ आपको मिल जाती होगी, एक बार आप पीडीएफ को भी जो है रिवाइज कर लिया करें। ठीक है, सोल्यूशन के बाद जो है आप लोग पीडीएफ को भी रिवाइज कर लिया करें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन राइस की खोज किसने की? चलिए, सभी लोग जल्दी से बताएंगे, गोल्डन राइस की खोज किसने की? इंगो पेट्रिकस, गुरुदेव सिंह खुस, एस नागराजन, लोंगपिंग यान। ठीक है, तो गोल्डन राइस की खोज किसने की है? इंगो पेट्रिकस ने की है। अगर गुरुदेव सिंह खुस की बात करें तो इन्होंने जो है सुपर राइस, कौन सी? सुपर राइस की खोज की है। एस नागराजन की बात करें तो इन्होंने जो है सुपर वीट की खोज की है। किसकी खोज की है? सुपर वीट। ठीक है, सुपर वीट, ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ सुपर वीट है और यहाँ सुपर राइस है। ठीक है, लोंगपिंग यान को जो है विश्व में शंकर धान का जनक कहा जाता है, विश्व में शंकर धान का जनक। ठीक है, विटामिन ए, गोल्डन राइस में विटामिन ए काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, बादामी क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? चलिए, सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल, मसाला उत्पादन से। किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से। ठीक है, मसाला उत्पादन से। झींगा अगर बात करें तो गुलाबी,
गुलाबी क्रांति कहा जाता है। ठीक है, आलू गोल क्रांति। ठीक है, फल उत्पादन की बात करें तो सुनहरी क्रांति, क्या कहा जाता है, सुनहरी। ठीक है, इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी हैं, जैसे लाल क्रांति। ठीक है, लाल क्रांति की अगर हम बात करें तो कौन कौन से उसमें आ जाते हैं, लाल। ठीक है, लाल की बात करें तो क्या आ जाता है, तो लाल की बात करें तो इसमें टमाटर, ठीक है, टमाटर और मांस उत्पादन। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें श्वेत क्रांति की तो किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से। ठीक है, हरित क्रांति की बात करें तो किससे उत्पादन है, खाद्यान्न से। ठीक है, खाद्यान्न। इसके अलावा बात करें नीली क्रांति की तो किससे संबंधित है, मछली उत्पादन। ठीक है, इसके अलावा धूसर क्रांति की बात करें, धूसर तो किससे संबंधित है, उर्वरक उत्पादन। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारी हमारी क्रांतियां हैं जिनको हम धीरे धीरे से कवर करेंगे। ठीक है, चलिए सभी नोट करिएगा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में पादप रोग विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, भारत में पादप रोग विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। चलिए सभी लोग जल्दी से बताएंगे और आंसर सभी लोग जल्दी जल्दी से देंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। किसे कहा जाता है, ई जे बटलर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ई जे बटलर। ठीक है, भारत में इन्हें पादप रोग विज्ञान का जनक कहा जाता है। निकोलस एफर्ट को डिब्बाबंदी का जनक कहा जाता है। किसका, डिब्बाबंदी। डिब्बाबंदी को क्या कहते हैं, कैनिंग। ठीक है, कैनिंग, कैनिंग का जनक कहा जाता है। लिविंग को क्या कहा जाता है, कृषि रसायनिकी का जनक, कृषि रसायनिकी। ठीक है, केसी मेहता को क्या कहा जाता है, तो केसी मेहता को जो है रस्ट का। और एम एच मैरीगोड़ा किसे कहा जाता है, तो बागवानी। ठीक है, या फिर हम हॉर्टिकल्चर का कह सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत सही, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी खाद के लिए सनई की बीज दर है। ठीक है, हरी खाद के लिए सनई की बीज दर आपको बतानी है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 60 से 75 किलोग्राम। ठीक है, 60 से 75 किलोग्राम हरी खाद के लिए सनई की बीज दर कितनी लेते हैं, 60 से 75 किलोग्राम। निम्न में से आलू, इससे पहले अभी आया भी है, आलू वाला रसायन जो है सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए आपको बताया अभी, थायोयूरिया। एक लाल एरेटान से हम किसका उपचार करते हैं, तो गन्ने का। ठीक है, गन्ने का। ये सारे नाम याद रखिएगा। गन्ने के खेत चारों तरफ सनाई की फसल की कुछ पंक्तियां बोना क्या कहलाता है। ठीक है, गन्ने के खेत के चारों तरफ सनाई की कुछ पंक्तियां जो है बोना क्या कहलाता है, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल सही आंसर है सभी का। चलिए, क्या कहलाता है, रक्षक फसलें कहलाता है। ठीक है, रक्षक फसलें कहलाता है, बिल्कुल। कौन सा अनाज गैर कल्ले निकलने वाला है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अभी तो आपको बता चुके हैं कि मक्का को क्या कहा जाता है, नॉन टिलरिंग प्लांट, नॉन टिलरिंग प्लांट। ठीक है, नॉन टिलरिंग प्लांट, ये रिपीट हो गया है। ठीक है, गेहूं को बताया अनाजों का राजा कहा जाता है। ठीक है, लवण प्रभावित मिट्टी के सुधार के लिए उपयुक्त आदर्श हरी खाद वाली फसल है। आपको ये बताना है, लवण प्रभावित मिट्टी अगर आपकी है तो उसके सुधार के लिए आपको कौन सा जो है हरी खाद का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जल्दी से आंसर बताएंगे। आपकी जो है अगर सलाइन सॉइल है, ठीक है, सलाइन सॉइल है तो इसके लिए आप किसका जो है
प्रयोग करेंगे? सभी लोग जल्दी से आंसर देंगे। 17 का ए, 17 का ए। कुछ लोग ए आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग ए आंसर दे रहे हैं। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ढैंचा। क्या हो जाएगा? ढैंचा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर आपको बतानी है। ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर आपको बतानी है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे मूंग की कितनी बीज दर यूज की जाती है। जल्दी से सभी लोग बताएंगे कि मूंग की हम कितनी बीज दर यूज करते हैं। चलिए, बिल्कुल सही है, 15 से 20। ठीक है, 15 से 20। अगर हम मिश्रित के रूप में ले रहे हैं, मिश्रित के रूप में, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? 8 से 10 किलोग्राम। ठीक है, बीज की निष्क्रियता तोड़ने के लिए भीगे बीजों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ठंडे तापमान पर रखने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? ठीक है, आपको बताना है बीज की निष्क्रियता तोड़ने के लिए, यानी डोरमेंसी को तोड़ना है तो भीगे बीजों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखा जाता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? कौन से टेम्परेचर पे रखते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है, ठंडे तापमान पर रखते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे। आंसर बहुत कम आते हैं सभी के। चलिए, क्या कहते हैं? वर्नेलाइजेशन या वसंतीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वसंतीकरण कहते हैं। ठीक है, अंकुरण के दौरान प्रांकुर और मूलांकुर कहां से विकसित हो जाते हैं? ठीक है, रेडिकल और प्रीम्यूल बताना है आपको कहां से विकसित होते हैं। भ्रूण से, भ्रूणकोश से, नाभिक से या बीजावरण से? बताइए, सभी लोग आंसर दीजिए इसका। महेश कुमार तिवारी का आंसर बी आ रहा है। सभी लोग आंसर देंगे। 20 का ए, विवेक कुमार जी का। बिल्कुल, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, भ्रूण। ठीक है, इसका ऑप्शन ए विवेक जी का सही है आंसर। चलिए, ग्रोवर के लिए टैग का रंग होता है। ठीक है, ग्रोवर के लिए आपको टैग का रंग बताना है। चलिए, सभी लोग बताएंगे जल्दी से। चलिए, सभी लोग बताएंगे। चलिए, सबसे पहले आपको ग्रोवर का टैग बताना है कि ग्रोवर का टैग किस रंग का होता है। ठीक है, ये तो हमने सारे बताए हैं, लेकिन आपको ये टैग याद होना चाहिए कि ग्रोवर के लिए कौन सा टैग होता है। ठीक है, तो ग्रोवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो ग्रोवर के लिए हमारा पिंक टैग होना चाहिए। किस रंग का? पिंक रंग का होना, यानी गुलाबी रंग का होना चाहिए। किस रंग का? गुलाबी। ठीक है, गुलाबी रंग का टैग होना चाहिए, ये ग्रोवर के लिए है। ठीक है, अगर आपसे जो है इन सभी जितने हमारे बीज हैं उनका अगर पूछता है तो हम आपको बता देते हैं केंद्रक बीज का कोई टैग नहीं होता है। क्या होता है? केंद्रक बीज का कोई टैग नहीं होता है। आधारी का कैसा होता है? तो सफेद होता है। ठीक है, आधारी का कैसा होता है? सफेद होता है। पंजीकृत का अगर पूछता है तो बैंगनी। ठीक है, प्रजनक का पूछता है तो आप बताएंगे पीला। ठीक है, और अगर आपसे प्रमाणित का पूछता है तो आप बताएंगे नीला। ठीक है, तो ग्रोवर टैग का याद रखेंगे और ये हमारे जो सीड है इनका भी रंग याद रखेंगे। ठीक है, सबसे महंगे बीज की श्रेणी है, आपको ये बताना है सबसे महंगा बीज की श्रेणी कौन सी है। आधारित बीज की है, प्रमाणिक बीज की है, सत्य बीज की है,
जनक बीज की है या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सबसे महंगे बीज की श्रेणी है। चलिए सभी लोग जल्दी से बताएंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा जनक बीज। क्या हो जाएगा? जनक बीज, ठीक है। सबसे महंगे बीज की श्रेणी में जिसे रखा गया है वो है हमारा जनक बीज, ठीक है। केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला किस शहर में स्थित है? ठीक है, आपको बताना है सेंट्रल इंसेक्टिसाइड लेबोरेटरी कहां पर स्थित है। चलिए सभी लोग बताएंगे जल्दी से, केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला कहां स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे फरीदाबाद में। कहां पर है? फरीदाबाद में केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला स्थित है। कानपुर में आपको बताया ही है कि दलहन का है, ठीक है। सबसे मीठी मक्खा को कहते हैं, ठीक है। सबसे मीठी मक्का आपको बताना है कौन सी है। चलिए सभी लोग बताएंगे सबसे मीठी मक्का कौन सी है। तो इसका चलिए क्वेश्चन मिट गया, कोई बात नहीं। चलिए आपको हम बता देते हैं। देखिए जियामेज, जियामेज अगर लिखाता है इंडुराटा, क्या लिखाता है? इंडुराटा, तो आप इसे क्या कहेंगे? फ्लिंट कॉर्न। क्या कहेंगे? फ्लिंट कॉर्न, ठीक है। फ्लिंट कॉर्न इसे भारत में सर्वाधिक उगाया जाता है। कहां उगाया जाता है? भारत में सर्वाधिक, ठीक है। भारत में सर्वाधिक खेती की जाती है, ठीक है। अगर लिखा आता है जियामेज, जियामेज इंडेंट्राटा, 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 ठीक है। इंडेंट्राटा, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं डेंट कॉर्न। क्या कहते हैं? डेंट कॉर्न, ठीक है। ये कहां पर उगाया जाता है? तो ये यूएसए में सबसे अधिक उगाया जाता है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सबसे अधिक उगाया जाता है। अगर इसी तरीके से हम बात करेंगे जियामेज इवर्टा की, किसकी? इवर्टा की। इवर्टा को हम क्या कहते हैं? तो इवर्टा को हम कहते हैं पॉपकॉर्न। क्या कहते हैं? पॉपकॉर्न, ठीक है। ये 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर जो है पॉपकॉर्न फूट जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करेंगे जियामेज जो है स्वीट कॉर्न, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? जियामेज स्वीट कॉर्न, ठीक है। स्वीट कॉर्न, ठीक है। स्वीट कॉर्न कहते हैं, स्वीट कॉर्न, ठीक है। जियामेज स्वीट कॉर्न। हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन यही था कि किसे जो है मीठी मक्का कहा जाता है, तो हम स्वीट कॉर्न को कहते हैं, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से हम अमाइलेसिया किसको देखते हैं? जियामेज अमाइलेसिया, किसको देखते हैं? अमाइलेसिया, अमाइलेसिया। जियामेज अमाइलेसिया को हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉर्न। क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉर्न, ठीक है। जो इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? आटे में, ठीक है, आटा वगैरह में। इसी प्रकार से जियामेज, इसको हम देखेंगे आगे, जियामेज जूनी काटा। अगला क्या है? जूनी काटा। जूनी काटा का प्रयोग किसमें किया जाता है? पॉड कॉर्न। इसमें क्या आता है? पॉड कॉर्न। जो भूसी वगैरह होती है, भूसी या छिलका निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? पॉड कॉर्न, ठीक है, पॉड कॉर्न। इसके अलावा जो है, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा सैकेराटा, ठीक है। नाम नहीं याद आ रहा था, आप लिख लीजिए यहाँ पे सैकेराटा, सैकेराटा, जिसे हम क्या कहते हैं? स्वीट कॉर्न कहते हैं, ठीक है। अब हमारा कौन सा बच रहा है? ठीक है, इसके अलावा हमारा सेरेटिनाकुलेस बच रहा है, ठीक है। जियामेज सेरेटिनाकुलेस, ठीक है। एक यहाँ पे लिखिएगा सेरेटिनाकुलेस, सेरेटिनाकुलेस, जियामेज सेरेटिनाकुलेस। इसका प्रयोग हम वैक्सीकॉर्न में करते हैं। किसमें? वैक्सीकॉर्न, या इसे हम मोमीकॉर्न कहते हैं, ठीक है, मोमीकॉर्न। इसका प्रयोग साबुनदाना, किसमें प्रयोग किया जाता है? साबुनदाना, या क्या कहते हैं? टैपियोका। क्या कहते हैं? टैपियोका,
ठीक है। आपका क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन यहां से था कि इसे जो है सबसे मीठी मक्का कहा जाता है, तो स्वीट कॉर्न को जो है सबसे मीठी मक्का कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर हमने सबको बता दिया। ठीक है, चलिए, तो सभी लोगों को आंसर, क्वेश्चन हमारा गायब हो गया, लेकिन हमने सभी को जो यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। इंडोराटा फ्लिंट कॉर्न भारत में सर्वाधिक खेती की जाती है। इंडियन ट्राटा डेंट कॉर्न कहते हैं, यूएसए में सर्वाधिक खेती की जाती है। जियामेज इवर्टा जिसे हम पॉपकॉर्न कहते हैं, 170 डिग्री सेल्सियस पर इसे गर्म करने पर जो है ये पॉपकॉर्न में बदल जाती है। जिया में सेकेराटा जिसे हम स्वीट कॉर्न कहते हैं, सबसे मीठी मक्का होती है। क्या होती है? सबसे मीठी मक्का होती है। और इसकी दो किस्में याद रखिएगा, एक याद रखिएगा माधुरी और एक याद रखिएगा प्रिया। ये दोनों किस्में जो है सेकेराटा की यूज होती है, और इनका प्रयोग किसमें किया जाता है? डिब्बाबंदी में भी किया जाता है, डिब्बाबंदी में भी किया जाता है। ठीक है, चलिए, जिया में अमाइलेशिया जिसे हम सॉफ्ट कॉर्न कहते हैं, इसका प्रयोग आटा में करते हैं। जिया में जूनी काटा जिसका हम पॉड कॉर्न कहते हैं, जिसे भूसीदार मक्का कहते हैं। ठीक है, और जिया में सेरिटिनाकुलेस, ठीक है, जिसे हम वैक्सी कॉर्न या इसका उदाहरण हो जाएगा साबुन दाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बसंतकालीन गन्ने की बुआई कब की जाती है? ठीक है, चलिए बताएंगे सभी लोग, बसंतकालीन गन्ने की बुआई कब की जाती है? सभी लोग जल्दी से आंसर देंगे और बताएंगे कि जो है क्या होता है। सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर भी दिया करिए। ठीक है, अगर बसंतकालीन गन्ना हमसे पूछ रहा है तो बसंत कब आता है दोस्तों? फरवरी और मार्च में स्टार्ट हो जाता है हमारा बसंत, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फरवरी मार्च। ठीक है, अगर हमसे शीतकालीन पूछता है तो अक्टूबर नवंबर। ठीक है, शीतकालीन। अगर हमसे जो है अर्धसाली गन्ना पूछता है, कौन सा? अर्धसाली। ठीक है, अर्धसाली गन्ना पूछता है तो हो जाएगा जून जुलाई। ठीक है, ये 18 माह में पककर तैयार हो जाती है। ठीक है, 18 माह इसे लगते हैं पकने में। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो सभी का आप लोग याद कर लेंगे कि कौन सा मक्का कहाँ उगाया जाता है, इसकी उगाने की विधियां भी हैं, कौन कौन सी हैं। एक समतल विधि यूज की जाती है, ठीक है, एक जो है हमारी पूर्ण विधि यूज की जाती है जिसे हम टाइफून मेथड कहते हैं। इसके अलावा एक हमारी जो है फ्रेंच मेथड, जावा मेथड, ठीक है, या फिर नाली विधि कहते हैं, इसको जो है समुद्र तटीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। ठीक है, इन सभी के बारे में। और एक हमारी पौधरोपण विधि है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कपास में तिराक कहलाता है। ठीक है, कपास में तिराक कहलाता है। गन्ने की अगर हम बीज दर की अगर बात कर लेंगे तो 35 से 40 किलोग्राम, 3 आंख वाले गन्ने की कितनी लेते हैं? 35 से 40 किलोग्राम लेते हैं। इसके अलावा जो है हमारी क्या है दोस्तों, 1/3 भाग जो है हम यूज करते हैं गन्ने के ऊपरी भाग का। ठीक है, कपास में तिराक, चलिए कपास में तिराक सभी लोग आंसर देंगे, कपास में तिराक। चलिए बिल्कुल नाइट्रोजन हो जाएगा इसका राइट आंसर। जस्ता से क्या हो जाएगा? क्रिंकल लीफ, क्रिंकल लीफ। ठीक है, चलिए पायरिल्ला कीट में किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं? माउथ पार्ट्स आपको बताना है कि किस प्रकार का माउथ पार्ट्स पाया जाता है। चुभाने एवं चूसने वाला, काटने एवं चबाने वाला, चबाने व चाटने वाला, शेषाकार या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पायरिल्ला कीट, पायरिल्ला परपुसिल्ला, क्या नाम है इसका? पायरिल्ला परपुसिल्ला। ठीक है, पायरिल्ला परपुसिल्ला। चलिए, तो इसमें आपको बताना है, तो चुभाने और चूसने वाले कौन से पाए जाते हैं? चुभाने और चूसने वाले जो है मुखांग, माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, डिब्बाबंदी के लिए टमाटर को किस स्टेज पर तोड़ा जाता है? ठीक है, आपको बताना है कैनिंग की कौन सी ऐसी स्टेज है जिस पर जो है इसे तोड़ा जाता है। ठीक है, सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल, इसे कैनिंग के लिए हम जब भी तोड़ते हैं तो इसे हम जो तोड़ते हैं लाल पकी अवस्था में। कब तोड़ते हैं? लाल पकी अवस्था जब होगी तभी हम जो है इसे तोड़ेंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित सह फसली खेती आपको बताना है। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सी सह फसली खेती उगाई जाती है? ठीक है, सभी लोग जल्दी से इसका आंसर देंगे। गन्ना सरसों, आलू गेहूं, ज्वार अरहर या कपास प्लस प्याज? जल्दी से सभी लोग बताएंगे। चलिए, तो आलू और गेहूं जो है बुंदेलखंड क्षेत्र की फेमस है। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र की क्या है, आलू और गेहूं की सह फसली खेती जो है बहुत फेमस है। ठीक है, हल के आकार की इकाई होती है, आपको हल के आकार की इकाई बताना है। सेंटीमीटर में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं, या ज्वाइंटर में मापते हैं, या टन में मापते हैं? ठीक है, एक दो क्वेश्चन हल से भी आने की संभावना है। इनकी गहराई भी पूछ सकता है, कितनी गहराई पर है करता है, और चौड़ाई भी पूछ सकता है। ठीक है, चौड़ाई कितनी होती है? तो गहराई आपको बता दें 12 से 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और चौड़ाई कितनी आती है? 15 से 20 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर यूनिट लगी है सेंटीमीटर, तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। किस प्रकार की मधुमक्खियों में डंक मिलते हैं? ठीक है, आपको ये बताना है कि किस प्रकार की मधुमक्खियों में डंक मिलते हैं। रानी मधुमक्खी में मिलते हैं, नर मधुमक्खी में मिलते हैं, या क्रमिक या सैनिक मधुमक्खी में मिलते हैं? ठीक है, आपको ये बताना है आंसर, किस प्रकार की मधुमक्खी में मिलते हैं। तो हमारे जो डंक पाए जाते हैं, ठीक है, वो पाए जाते हैं क्रमिक मक्खी में। इसमें पाए जाते हैं, क्रमिक मक्खी में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, रानी मक्खी का क्या कार्य होता है? तो रानी मक्खी का कार्य होता है जो है फर्टिलाइजेशन का, निषेचन का। ठीक है, निषेचन करके जो है अंडे देती है। ठीक है, निषेचन बिल्कुल सही है आंसर, निषेचन करके क्या देती है? अंडे देती है। शरीर के कीट के कितने अंग होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सफेद भ्रंगक, सफेद भ्रंगक करिएगा, सफेद भ्रंगक का वैज्ञानिक नाम क्या है? सफेद भ्रंगक का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। ठीक है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, होलोट्रैकिया कंसनगुनिया, स्पोडेटेरा लिट्यूरा, या बेमेसिया टेबेसाई? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जल्दी से बताएंगे ये किसका नाम है। ऑप्शन डी आ रहा है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा होलोट्रैकिया कंसनगुनिया। ठीक है, होलोट्रैकिया कंसनगुनिया, इसे सफेद भ्रंगक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा क्या है? चने की सूंडी है। क्या है? चने की सूंडी है। ठीक है, चने की सूंडी को क्या कहते हैं? हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा कहते हैं। होलोट्रैकिया कंसनगुनिया किसे कहते हैं? तो सफेद भ्रंगक को कहा जाता है। स्पोडेटेरा लिट्यूरा क्या है? तो ये तंबाकू का कटवर्म है। ठीक है, टोबैको कटवर्म, तंबाकू का कटवर्म है। ठीक है, कटवर्म। बेमेसिया टेबेसाई आप सभी को पता है, सफेद मक्खी का नाम है। ठीक है, निम्न में से कौन फलों एवं सब्जियों का स्थायी रूप से संरक्षित करने की विधि है? फ्रूट प्रिजर्वेशन से भी एक दो क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जैम जेली से भी क्वेश्चन मिल सकता है, फ्रूट प्रिजर्वेशन से भी क्वेश्चन मिल सकता है, जिसमें कैनिंग आएगी, कैनिंग प्रोसेस से भी जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैम और जेली से देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसका आंसर सभी लोग ब्लांचिंग दे रहे हैं, ब्लांचिंग दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका स्थायी विधि आपसे पूछा है, ध्यान यहां भी देना है आपसे, स्थायी रूप से पूछा है। तो स्थायी रूप से आप क्या बताएंगे? नमी का वाहन निकालना। क्या हो जाएगा? नमी का वाहन निकालना। आप धूप में सुखाते हैं, अचार को सुखाते हैं, ठीक है, जो भी हम अपने
पिकल्स वगैरह बनाते हैं, उनको जो हम क्या करते हैं, नमी में पहले सुखाते हैं। ठीक है, तो स्थायी विधि क्या हो जाएगा, नमी का बाहर निकालना। मादा मैंगो हॉपर्स, ठीक है, मैंगो हॉपर्स आप सभी लोग जानते होंगे, ये अपने अंडे कहाँ देती है, ये बताना है आपको। पत्ती पर देती है, पत्ती की निचली सतह पर देती है, पत्ती की मध्य सिरा के अंदर देती है, पत्ती के किनारे ऊतक के अंदर देती है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मैंगो हॉपर्स क्या कहते हैं, एम्ब्रिटोडस एटकिंसोनी। मैंगो हॉपर्स का क्या नाम है, एम्ब्रिटोडस एटकिंसोनी। एम्ब्रिटोडस एटकिंसोनी, ठीक है, एम्ब्रिटोडस एटकिंसोनी, ये ए स्मॉल रहेगा। ठीक है, ए स्मॉल रहेगा। चलिए, तो ये कहां पर देती है, पत्तियों की निचली सतह पर। कब देती है, तो हमारा फरवरी माह में। ठीक है, फरवरी माह में जो है ये पत्तियों की निचली सतह पर अंडे देती है, मैंगो हॉपर्स। ठीक है, देसी हल में फरो का आकार क्या होता है। ठीक है, फरो का आकार आपको बताना है, तो वी आकार का होता है। कैसा होता है, वी आकार का होता है। ठीक है, यू आकार का, एल आकार का, जेड आकार का, तो आप आकार याद रखेंगे। ठीक है, कैसा होता है, वी आकार का होता है। ठीक है, वी आकार का होता है, यू आकार का नहीं होता है। ठीक है, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, वी आकार का होता है। गन्ने में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था क्या है। ठीक है, सीआरआई स्टेज आपको बतानी है गन्ने की। सभी की सीआरआई स्टेज आप लोग रट लेंगे। ठीक है, सभी की सीआरआई स्टेज जरूर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो गन्ने की सीआरआई स्टेज क्या है, फॉर्मेटिव स्टेज है। कौन सी है, फॉर्मेटिव स्टेज। अंकुरण अवस्था 0 से 60, जिसे हम जर्मिनेशन स्टेज कहते हैं। फॉर्मेटिव स्टेज कितनी आती है, 60 से 130। ठीक है, और ग्राउंड अवस्था का कितनी आती है, तो 130 से लेकर के 250। ठीक है, और परिपक्व अवस्था कितनी आती है, तो 250 से लेकर के 350। ठीक है, ये डे आफ्टर सोइंग है। ठीक है, डे आफ्टर सोइंग, ये याद रखेंगे। ठीक है, ये सारी क्या है, डे आफ्टर सोइंग है। धान का गंधी बग कीट का प्रकोप किस अवस्था में सर्वाधिक होता है, बहुत फेमस कीट है। ठीक है, लेप्टोकुरेसिया, ठीक है, अकुटा, क्या नाम है, लेप्टोकुरेसिया अकुटा। नर्सरी स्टेज में, ट्रेलिंग स्टेज में, फ्लावरिंग एंड मिल्किंग स्टेज में, सीआरआई स्टेज में। ठीक है, तो धान का गंधी बग का जो प्रकोप हमें दिखता है वो कब दिखता है, तो फ्लावरिंग एंड मिल्किंग स्टेज में दिखाई देता है। कब दिखाई देता है, फूल आने पर और दुग्ध अवस्था पर। ठीक है, अगर आपको फ्लावरिंग ना हो तो आप मिल्किंग स्टेज के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे, मिल्किंग स्टेज के साथ। ठीक है, मिल्किंग के साथ जाएंगे। तो गंधी बग कीट का जो प्रकोप सबसे ज्यादा दिखता है वो फ्लावरिंग एंड मिल्किंग स्टेज पर दिखता है। गेहूं की किलर बीमारी किसे कहते हैं। ठीक है, गेहूं की किलर बीमारी किसे कहते हैं, आपको बताना है। ठीक है, ये सारे रस्ट हैं और एक स्मट डिजीज है। ठीक है, तो किलर बीमारी हम किसे कहते हैं, और कैंसर किसे कहते हैं। ठीक है, कैंसर आपको अभी पीछे बताया है, तो कैंसर हम किसे कहते हैं, करनाल बंट। ठीक है, करनाल बंट। ठीक है, अगर भूरी पत्ती रोली, पीली तना रोली, काली तना रोली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काली तना रोली, जिसे हम ब्लैक स्टेम रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लैक स्टेम रस्ट। ठीक है, सभी के नाम देख लेते हैं एक बार। चलिए, पक्सीनिया, भूरी का हम लिखेंगे रिकॉर्डाटा ट्रिटिसाई। ठीक है, रिकॉर्डाटा, एक बार हम नाम देख लेते हैं, पक्सीनिया, रिकॉर्डाटा ट्रिटिसाई। ठीक है, अगर पीली की आप बात करेंगे तो पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस, स्ट्रीफॉर्मिस ट्रिटिसाई। ठीक है, काली तना रोली की अगर बात करेंगे तो पक्सीनिया, इसी को हम क्या कहते हैं, किलर डिजीज कहते हैं, पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई, ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई।
ठीक है। अनावृत कांडुआ रोग, ठीक है, ऑस्ट्रेलागो न्यूडाटिटिसाई, ऑस्ट्रेलागो न्यूडाटिटिसाई, ठीक है। कितने नाम आप याद रखेंगे सभी के, ठीक है, विद उसके कॉजल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये सारे कॉजल ऑर्गेनिज्म के साथ हैं, इनका नाम याद रखेंगे। गन्ने में बुआई के लिए किस की मात्रा अधिक होनी चाहिए, ठीक है, अगर आप गन्ने को बो रहे हैं तो किसकी मात्रा सर्वाधिक होनी चाहिए, सुक्रोज की होनी चाहिए, फ्रक्टोज की होनी चाहिए, माल्टोज की होनी चाहिए, या ग्लूकोज की होनी चाहिए। चलिए तब तक आपको हम इधर बता देते हैं, गन्ने का 1/3 भाग, ठीक है, ऊपरी भाग 1/3 भाग से आधा लेते हैं, ठीक है, गन्ने में ऊपरी 1/3 भाग से आधा लेते हैं। अगर 3 आंख वाली अगर हम ले रहे हैं, बीज की संख्या कितनी होनी चाहिए, 35 से लेकर के 40,000, ठीक है, 35 से 40,000, ठीक है, ये हमारी 3 आंख वाली के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लूकोज। ग्लूकोज की मात्रा अधिक होनी चाहिए, जिससे कि जो है अगर शर्करा की मात्रा अधिक होगी तो उसमें डिजीज, इंसेक्ट पेस्ट के जो है अटैक ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए हम क्या लेते हैं, ग्लूकोज की मात्रा लेते हैं। और कितना भाग प्रयोग करते हैं, ऊपरी 1/3 भाग, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज कंटेंट अधिक होता है। अमरूद में प्रवर्धन किया जाता है, अमरूद में प्रवर्धन किस प्रकार से किया जाता है ये आपको बताना है, एयर लेयरिंग से, स्टूलिंग से, ग्राफ्टिंग से, या बडिंग से, ठीक है। तो अमरूद में किससे किया जाता है, स्टूलिंग से, ठीक है। एयर लेयरिंग की बात करें तो एयर लेयरिंग किसमें की जाती है, आपकी जो है लीची में, ठीक है, लीची में। ग्राफ्टिंग आपकी किसमें की जाती है, तो आम में बहुत फेमस है, काजू में भी की जाती है, ठीक है। बडिंग आपकी संतरा में की जाती है। हार्ड वुड कटिंग किसमें की जाती है, हार्ड वुड कटिंग, ठीक है, वो अंगूर में की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरजमुखी की बीज दर है, ठीक है, सूरजमुखी की आपको सीड रेट बतानी है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 से 10 किलोग्राम, ठीक है। सूरजमुखी की जो हम बीज दर लेते हैं वो 8 से 10 किलोग्राम लेते हैं, जबकि 12 से 15 किलोग्राम हम अरहर वाली अधिकतर जो दालें हैं, दालों में आप याद रखिएगा 12 से 15 या तो 20 से 25, ठीक है, इतना इससे मैक्सिमम नहीं होता है। अगर 1.5, ठीक है, यहाँ मीटर कर दीजिए। डेपोक विधि से हम कितना लेते हैं धान में बीज दर, डेपोक विधि से, ठीक है, तो डेपोक विधि से 1 से 3 किलोग्राम, ठीक है, 1.5 से 3 किलोग्राम। और यहाँ पे ये विशेष रूप से याद रखना है, यहाँ पे लिखना क्या है, हेक्टेयर लिखना है कि मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान रखिएगा मीटर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, डेपोक विधि से। अगर आपसे हेक्टेयर में पूछता है तो आप क्या लिखेंगे, 75 से लेकर के 90 किलोग्राम, ठीक है, पर हेक्टेयर, ठीक है, ये बीज दर डेपोक विधि की याद रखिएगा। अलग अलग पूछी जाती है, मीटर का अलग, हेक्टेयर का अलग, ठीक है। अगर ये 1 से 1.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर अगर हम बात करें तो ये किसकी ली जाती है, ये हमारी बीटी कॉटन की ली जाती है, किसकी ली जाती है, बीटी कॉटन, ठीक है। चलिए तो ये हमने बताई थी उस दिन दान में कितनी मीटर में, ठीक है, और ये भी आप याद रखिएगा कि ये भी सीड रेट आपकी छूटने ना पाए, ठीक है, ये भी सीड रेट आपसे धान में कब पूछेगा, जब आपसे हेक्टेयर में पूछेगा, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका विशेष रूप से। चंद्रा चित्रा M13 किसकी किस्में हैं, ठीक है, चंद्रा चित्रा M13 किसकी किस्में हैं, तो बहुत फेमस किस्में हैं मूंगफली की, ठीक है। अगर हम चना की बात करें तो उकटा अवरोधी एक किस्म है, ठीक है, अवरोधी किस्म है। अरहर की कौन कौन सी है, प्रभात है, ठीक है, और कौन सी है, मुक्ता है, और कौन सी है, सिलेक्शन 120 है, सिलेक्शन
120। और कौन सी है? CpH8, CIPH8, ठीक है, CIPH8, ये भी जो है हमारी क्या है, कपासी किस्म है। मटर की अगर हम बात करें तो बोनविले, कौन सी आती है? बोनविले, ठीक है, बोनविले आती है। अर्केल आती है, ठीक है। इसकी एक बहुत फेमस वैरायटी है सिल्विया, कौन सी वैरायटी है? सिल्विया। ये कैसी है? तो ये जो है दोस्तों छिलका रहित है। कौन सी है? छिलका रहित, ठीक है। और इसी के साथ अर्ली बैजर, हरभजन, कौन सी? हरभजन, ठीक है। और कौन सी? अर्ली बैजर, अर्ली बैजर, ठीक है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटियां हैं मटर की भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी का गढ़ आपको बताना है कौन सा है। इंसेक्टा है, हाइमेनोप्टेरा है, आर्थो आर्थोपोडा है, या एपिडा है, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। मधुमक्खी का गढ़ क्या है, ऑर्डर पूछ रहा है आपसे, तो क्या हो जाएगा? हाइमेनोप्टेरा। ये आपका क्या है? ऑर्डर है, ठीक है। इंसेक्टा क्या होती है? इसकी क्लास होती है। क्या होती है? क्लास, यानी वर्ग होता है। आर्थ्रोपोडा क्या होता है? इसका फाइलम होता है। क्या होता है? फाइलम, यानी कि संघ कहते हैं हिंदी में, संघ। ऑर्डर को गढ़, ठीक है, क्लास को वर्ग, ठीक है। एपिडा क्या है? इसका फैमिली है, यानी परिवार है, ठीक है। चलिए, ये मधुमक्खी के बारे में जानकारी है। शुष्क कृषि में वार्षिक वर्षा, ठीक है, आपको बताना है। इन तीनों का आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। 50, 750 से कम किसका आता है? तो ड्राई लैंड, ठीक है। ड्राई फार्मिंग, इसका याद रखेंगे, ड्राई फार्मिंग, ठीक है, ड्राई फार्मिंग। 750 से अधिक और 1150 के बीच में किसका आता है? ड्राई लैंड एग्री फार्मिंग, ठीक है, ड्राई लैंड फार्मिंग, ठीक है। 750 से, सॉरी 1150 से अधिक कहता है तो रेनफेड, इसकी आ जाएगी रेनफेड फार्मिंग, ठीक है। इन सभी का याद रखिएगा। CFTRI कहां स्थित है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूरा नाम क्या है इसका? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पर है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, ठीक है। CFTRI का आपको सेंटर बताना है, किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? कर्नाटक में है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। रेशे के लिए जूट की कटाई की अनुकूल अवस्था है, ठीक है। रेशे को, अगर आपको जूट में रेशा अगर अच्छा प्राप्त करना है तो इसके लिए आपकी कटाई की अवस्था बतानी है। तो छोटे फली पकने पर, ठीक है, छोटी फली पकने पर जो है रेशे की में जो है जूट में कटाई करनी चाहिए, ठीक है। मृदा कटाव को रोकने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? ठीक है, तो हमारी जितनी भी ग्रीन क्रॉप्स हैं, ठीक है, वो हमारी कवर क्रॉप्स कहलाती हैं। कैच क्रॉप्स में आपको मक्का और गेहूं के बीच में तोरिया अगर बोते हैं तो हमारी कैच क्रॉप्स हो जाती है। ट्रैप क्रॉप्स यानी कीट आकर्षक फसलें वो कौन सी आती हैं? जैसे गेंदा होगी, ठीक है। कपास के चारों ओर भिंडी लगा देना, ये भी हमारी ट्रैप क्रॉप है, ठीक है। अलसी किस कुल का पौधा है? आपको एलसी बताना है किस कुल का है। अम्बलीफेरी, लेनिएसी, सोलेनेसी या क्रूसीफेरी। हमने सभी के बताए थे, अम्बलीफेरी के आपको बताए थे गाजर, धनिया, लौंग, इलायची, जीरा, ठीक है। सोलेनेसिया के आपको जो है बताए थे, क्या बताए थे? आलू, ठीक है, आलू परिवार कहते हैं, मिर्च, बैंगन, ठीक है, टमाटर, ठीक है, आलू हो गया।
क्रूसीफेरी में आपको बताया था सरसों, मूली और कोल क्रॉप्स, ठीक है, जितने भी हमारी गोभी वर्गीय फसलें आती हैं। तो इसका अलसी का राइट आंसर हो जाएगा लिनिएसी, ठीक है। और सभी इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं सबकी। चलिए आज का हमारा आखिरी सवाल, गेहूं में अनावृत कांडुआ रोग के लिए फफूंदी नाशक इस्तेमाल किया जाता है, आपको ये बताना है। बेवेस्टीन का प्रयोग किया जाता है, विटावैक्स का प्रयोग किया जाता है, इंडोसल्फान का प्रयोग किया जाता है, या क्रिप्टान का। एक लथूरा है हमारे, लथूरा दूसरा नाम याद नहीं आ रहा है, इन्होंने जो सूर्य से उच्चारण के लिए बताया है, इससे सूर्य के प्रकाश से, ठीक है, इसी अनावृत कांडुआ रोग के लिए, ठीक है। और विटावैक्स हमारे किसने बताया था? चलिए तो इसका राइट आंसर बता दीजिए सभी लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटावैक्स। कितना हो जाएगा? 2 ग्राम पर केजी सीड, ठीक है। इसे हमारे वॉन स्मेलिंग और कुलका ने बताया था, ठीक है। वॉन स्मेलिंग और कुलका ने इसमें खोजा था अनावृत कांडुआ रोग, ऑस्ट्रेलेगो न्यूडाटिटिसाई। ठीक है, चलिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय